नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस संडे स्पेशल क्लास में आपको पहले से अवगत है कि हर संडे को विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी के साथ जरूर करें। यह क्लास संडे स्पेशल क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इसमें जितने भी विकल्प दिए रहते हैं उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाता है। हर एक क्वेश्चन से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं संडे की दूसरी क्लास। पर्यावरण का देखेंगे 2019 का सेट। इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक। क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक बोला जाता है। कौन सा ऐसा जलीय खरपतवार होता है जिसे बंगाल का आतंक बोला जाता है? तो पहला ऑप्शन है आइकोर्निया क्रेस्पीज जिसे जलकुंभी कहते हैं। दूसरा है पार्थीनियम हिस्टोरोफोरस जिसे कांग्रेस घास कहते हैं। तीसरा है लैंटाना कैमारा और चौथा ऑप्शन है सिनोडोन डेक्टाइलोन जिसे दूब घास कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। चारों में से कौन सा ऐसा जलीय खरपतवार है जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? आइकोर्निया क्रेस्पी, जिसमें नाम जो है वो मिसप्रिंट है थोड़ा सा। आइकोर्निया क्रेस्पी। जलकुंभी आप देखेंगे तुरंत टिक कर देंगे, जलकुंभी आप याद रखेंगे, जो इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये जो पौधा होता है, ये जो पादप होता है, यह सुपोषी जलाशयों में, जो सुपोषी जलाशय होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है और पारतंत्रीय गति को असंतुलित कर देता है। याद रखेंगे, पौधा बहुत ही खतरनाक होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है? वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है? तो इसमें ऑप्शन पहला है, यह प्रजनन नहीं करता है, यह इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें वंशागत सामग्री नहीं पाई जाती है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जाता है, किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्यों सही होगा? जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। इन्हें कई वर्षों तक, अरबों खरबों सालों तक इन्हें बोतल में रखा जा सकता है। इसमें सजीव की या सजीव कोशिका के साथ मिलेगा तो सजीव अपना दिखाएगा, सजीवता दिखाएगा। अगर ये निर्जीव के साथ तो निर्जीवता दिखाएगा। मतलब ये दोनों के बीच की कड़ी होता है। इसकी खोज इवानोवस्की जी ने की थी। याद रखेंगे, इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने वायरस की खोज की थी। यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। इसका सही उत्तर क्या है? इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ऐसा पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन, एथिलीन या इथाइलिन। तो देखेंगे इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही आंसर है इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है, एथिलीन जो होता है, इथाइलिन या एथिलीन पादप हार्मोन ऐसा होता है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक। ऑक्सिन क्या होता है? यह पौधों की वृद्धि तथा पत्तों एवं फलों के बिलगन को रोकने में सहायता करता है। ऑक्सिन याद रखेंगे, पौधों की वृद्धि के लिए ऑक्सिन, पत्तों और फलों के बिलगन को रोकने के लिए। बिलगन क्या होता है? पत्तों और फलों को अगर कोई कमी हो जाती है पौधे में तो पत्ते क्या होते हैं? अपने आप गिरने लगते हैं, फल बीच में ही गिर जाते हैं सूख कर, उसे बिलगन कहते हैं। ठीक। साइटोकाइनिन क्या होता है? पौधे में कोशिका विभाजन। याद रखेंगे, साइटोकाइनिन पौधे में कोशिका विभाजन को। जिब्रेलिन क्या करता है? बीजों के अंकुरण में सहायक है। ऑक्सिन पौधों की वृद्धि, पत्तों एवं फलों के बिलगन को रोकता है। इथाइलिन जो होता है फलों को पकाने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इथाइलिन। इन चारों के आप कार्य याद रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन चारों में से, कोई जरूरी नहीं पादप हार्मोन जो फलों पकाने में यही क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वह कौन सा हार्मोन से जो बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। तो कौन सा हार्मोन से? जिब्रेलिन। ठीक। ऐसे भी पूछ सकता है वह कौन सा हार्मोन से जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है या फिर पत्तों एवं फलों के बिलगन को रोकने में सहायक होता है।
तो कौन सा है? ऑक्सिन। और ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पौधों में कोशिका विभाजन का कार्य संपन्न करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, तो कौन सा है? साइटोकाइनिन। हमने चारों आपको बता दी, चारों को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए। इसका सही उत्तर है इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है वह क्या करता है? हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला, क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है। क्वेश्चन सही से पहले पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद आंसर दिया जाता है। तुरंत आंसर नहीं दिया जाता, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पहले रीड किया जाता है, फिर आंसर दिया जाता है। ठीक, तो स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है। तो क्वेश्चन उसके बाद ऑप्शन क्या है? क्लास्ट्रीडियम। पहला ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है एजोटोबैक्टर और चौथा है विब्रियो। ठीक, तो क्या क्वेश्चन रहा है कि ऐसा कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता जिसमें होती है, तो कौन सा है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम ऐसा जीवाणु होता है जो ऐसा अवायवीय जीवाणु होता है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। एक चीज ये याद रखेंगे, अवायवीय जीवाणु होता है क्लास्ट्रीडियम। दूसरा राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और विब्रियो, इन तीनों के बारे में जान लेंगे होते क्या हैं। अवायवीय जीवाणु है वो क्लास्ट्रीडियम होता है, जबकि एजोटोबैक्टर जो होता है ये वायवीय होता है एजोटोबैक्टर, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और जो राइजोबियम होता है वह सहजीवी के रूप में कार्य करता है, समझे? यह सहजीवी के रूप में काम करता है। और ये एजोटोबैक्टर ये वायवीय होता है, और ये अवायवीय जीवाणु होता है, ये वायवीय जीवाणु होता है। जो विब्रियो होता है, ग्राम निगेटिव आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने इंटर या हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो विब्रियो जो होता है ग्राम निगेटिव जीवाणुओं का वंश होता है, जो मानव में बीमारियां होती हैं उनका एक कारण होता है एक। तो सभी के बारे में आपने अच्छी तरीके से जान लिया, एक बार फिर से देख लेंगे। क्लास्ट्रीडियम होता है वह अवायवीय जीवाणु होता है, एजोटोबैक्टर जो होता है वह वायवीय केवल होता है जीवाणु, ठीक। और जो राइजोबियम होता है यह सहजीवी के रूप में कार्य करता है, और विब्रियो जो होता है यह ग्राम निगेटिव जीवाणु का अंश होता है जो मानव में रोग पैदा कर देता है, विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? क्लास्ट्रीडियम। फिर नेक्स्ट देखेंगे, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। अब आपको देखना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी डीएनए। बी डीएनए जो होता है वह कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। बी डीएनए क्या होता है? वो कोशिका में सामान्य रूप से, इसका सही आंसर क्या है? बी डीएनए। बी डीएनए जो होता है कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, ठीक। जो दक्षिणावर्त डीएनए या बी डीएनए जिसे बोलते हैं, जो बी डीएनए होता है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त डीएनए या बी डीएनए। यह सभी जितने भी जीवाणु हैं, जीव हैं, सभी के कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। यह डीएनए जो होता है सभी में सामान्य रूप से पाया जाता है। इसमें क्या होता है? डीएनए अणु की आपने देखा होगा दोनों श्रृंखलाएं एक अक्ष के चारों ओर दक्षिणावर्ती कुंडली मतलब कुंडलित अवस्था में रहती हैं। जो जेड डीएनए होता है या वामावर्त, ये जो जेड डीएनए है इसे कहेंगे वामावर्त। एक अक्ष के चारों ओर वामावर्त टेढ़े मेढ़े के रूप में व्यवस्थित होती है। यह कुंडलित होता है एक अक्ष में चारों ओर, और यह जो जेड डीएनए होता है यह टेढ़े मेढ़े रूप में होता है, वामावर्त होता है। यह दक्षिणावर्त होता है या वामावर्त होता है, ठीक। फिर अगला देखेंगे, इसका सही आंसर क्या है? बी डीएनए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी।
1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी? पहला ऑप्शन है कलकत्ता से अलीपुर के बीच, दूसरा है बम्बई से ठाणे के बीच, तीसरा है बम्बई से पुणे के बीच और चौथा है कलकत्ता से दमदम के बीच। तो इसका सही आंसर क्या है? बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। याद होगा सभी को, अच्छी तरीके से सभी को पता होगा कहाँ से कहाँ चली थी। बम्बई से ठाणे के बीच, याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या है? बम्बई से ठाणे के बीच। 1853 ईस्वी में पहली यात्री ट्रेन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? याद होगा सभी को, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। इसकी लंबाई कितनी थी? 33.7, याद रखेंगे, 33.7 किलोमीटर। कितनी थी? 33.7 किलोमीटर। फिर से मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग याद रखेंगे, 33.7 किलोमीटर थी और इस लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। और इसको एक क्वेश्चन और है, इस ट्रेन को क्या किया गया था? ब्रिटेन से मंगवाए गए थे 3 भाप के इंजन मंगवाए गए थे। सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा था। सुल्तान, सिंधु और साहिब 3 इंजन थे भाप के, वो खींचे थे इनको, इस ट्रेन को। समझ में आए? इससे कई क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं कि इसकी लंबाई कितनी थी, कितनी दूरी तक चली थी। मुंबई से ठाणे किसके शासनकाल में? जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और यह कितने भाप, 3 भाप इंजन द्वारा खींची गई थी? सुल्तान, सिंधु एवं साहिब। ठीक, इसका सही उत्तर क्या था? बम्बई से ठाणे के बीच। फिर नेक्स्ट देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। अभी हमने पिछली क्लास में अगर मेला चैप्टर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर तुरंत बता देंगे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो पहला ऑप्शन है पुष्कर, दूसरा है सोनपुर, तीसरा हरिद्वार, चौथा नासिक। तो इसका सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? सोनपुर में। कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर क्या है? सोनपुर। सोनपुर इसका सही आंसर। सोनपुर में क्या होता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अब ये सोनपुर है कहाँ क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। सोनपुर जो है बिहार में गंडक नदी के तट पर प्रत्येक साल नवंबर में क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला लगता है। सबसे बड़ा मेला होता है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। और नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज जो दिया गया है, नासिक, हरिद्वार, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। 12 वर्ष जब हो जाते हैं, 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। जबकि पुष्कर जो होता है, यह राजस्थान में एक मेला लगता है, उसे कहते हैं, राजस्थान में लगने वाले मेला को पुष्कर मेला कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक। और हरिद्वार और नासिक में यहाँ पर वो क्या 12 वर्ष बाद मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है। यहाँ पर दोनों में कहाँ कुंभ में कौन सा मेला लगता है? कुंभ मेला। यहाँ कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष बाद। पुष्कर में राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। सोनपुर जो है कहाँ पर है? बिहार में गंडक नदी पर, याद रखेंगे। ये चीज़ें कुछ आप याद रखेंगे। नवंबर में यहाँ पर होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर होता है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1971, 1961, 1951, 1981। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1961 ईस्वी में हुई थी। अब क्यों हुई थी? जो हमारे समाज में सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जितनी भी संकीर्ण बुराइयां थी, उन सब से निपटने के उद्देश्य से क्या किया गया था? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना किया गया था। कौन था उस समय प्रधानमंत्री? तो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल जी थे उस समय हमारे प्रधानमंत्री। इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। समझ में आए? फिर अगला क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 24, 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22
और अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका सही उत्तर क्या है? पहले सही उत्तर पर ध्यान देंगे। अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? 14 से 18 के बीच में समता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। फिर अब आगे सारे ऑप्शन का देखेंगे। अब 14 से 18 के बाद आता है 19 से 22। तो 19 से 22 में क्या मिलता है? स्वतंत्रता का अधिकार। समझ में? इसमें हो गया समता का अधिकार। 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद रखेंगे, और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी के बारे में अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए। 14 से 18 समता का अधिकार, क्यों? इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और हैं 29 से 30 है। तो जो 29 से 30 है उसको भी आप नोट कर लीजिए। संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार कौन सा है? 29 से 30। आर्टिकल 29 से 30 में है क्या? संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार। और अनुच्छेद 32, जो अनुच्छेद 32 है उसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो वह देश कौन सा है? पहले ऑप्शन अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर क्या है? यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक, यूनाइटेड किंगडम जो है यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, लचीला संविधान है। ठीक, इसका सही उत्तर क्या है? यूके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पहला रेखी, ग्रामीण, अपखंडित, नगरी। ठीक, तो इसका सही है पूर्वा ग्रामीण। गांव में कोई भी नाम है तो कह देते हैं पूर्वा लगा देते हैं। ठीक, जैसे रामू पूर्वा, इसी तरीके से गांव का कोई भी नाम है तो उसमें पूर्वा लगाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अपने ही गांव का नाम कोई ले ले उसमें पूर्वा लगा दिया जाता है। तो पूर्वा क्या होता है? ग्रामीण से रिलेटेड होता है। ठीक, समझ में आया? इसका आंसर सभी को पता है, थोड़ा सा बस आप याद रखेंगे। पूर्वा जो होता है वो गांव से रिलेटेड होता है। गांव में नामों में क्या कहते हैं? पीछे पूर्वा लगा देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो पहला ऑप्शन क्या है? अपलेशियन। दूसरा क्या है? यूराल। तीसरा क्या है? अरावली। चौथा है किलिमंजारो। ठीक, पहला अपलेशियन, यूराल, अरावली, किलिमंजारो। तो इसका सही उत्तर क्या है? ज्वालामुखी पर्वत क्या है? किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसका सही आंसर क्या है? किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। और जो अरावली है और अपलेशियन है, ये दोनों क्या हैं? अपशिष्ट पर्वत हैं। कौन से पर्वत हैं? अपशिष्ट पर्वत हैं, याद रखेंगे। ठीक, और यूराल जो है वह रूस में स्थित वलित पर्वत है। यूराल जो है वो रसिया में स्थित है। कैसा पर्वत है? वलित है। चारों विकल्प हमें याद करते हुए चलना है, एक भी विकल्प नहीं छूटना चाहिए कि इसका आंसर सिर्फ किलिमंजारो है तो उसे आप देख लें। बस हमें चारों विकल्प याद रखने। अपलेशियन, अरावली ये अपशिष्ट पर्वत है, याद रखेंगे। और यूराल रूस में वलित पर्वत है और किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत है इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है मुंबई तट, दूसरा है गोवा तट, कच्छ तट, गंगा डेल्टा। तो एलिफेंटा द्वीप है वह मुंबई के दक्षिणी भाग में अरब सागर में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है? मुंबई के दक्षिणी भाग में अरब सागर में, याद रखेंगे, अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे। एलिफेंटा द्वीप किस सागर में है स्थित, ये भी पूछ सकता है। तो मुंबई तट के अरब सागर में स्थित है। ठीक, समझ में आए? यहाँ पर क्या है मिली? यहाँ पर एक चीज मिला था, हाथी की एक विशाल प्रतिमा। एलिफेंटा, एलिफेंट मीन्स होता हाथी। तो यहाँ पर क्या मिला था?
यहाँ पर क्या हुआ था, एक एलिफेंटा नाम से आप याद रखेंगे, एलिफेंट, यहाँ पर एलिफेंट, एलिफेंट मतलब यहाँ पर हाथी की एक विशाल प्रतिमा मिली थी। पुर्तगालियों ने क्या किया था, इसका नाम एलिफेंटा रख दिया था। ठीक, यहाँ 7 गुफाएं हैं, 7 गुफाओं से मिलकर ये बना है। क्या किया गया था, और एक क्वेश्चन है इससे, एलिफेंटा, हाँ इससे क्वेश्चन है, इसको यूनेस्को ने क्या किया था, 1987 में वैश्विक विरासत श्रेणी में शामिल किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। 1987 में इसको क्या किया गया था, वैश्विक विरासत में शामिल किया गया था। तो इसके मेन पॉइंट क्या है, यह दक्षिण भाग में अरब सागर में स्थित है। ठीक, हाथी की एक विशाल प्रतिमा के कारण पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा द्वीप रख दिया था। और इसे यहाँ धारापुरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धारापुरी भी कहते हैं। इसमें 7 गुफाओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें 7 गुफाएं, और इसमें 7 गुफाओं में क्या है, 3 जो है शीर्ष हैं वाली महेश की मूर्ति, महेश जी की मूर्ति जो सबसे ज़्यादा फेमस, 3 शीर्ष वाली जो महेश, जो 3 शीर्ष वाली महेश की जी की मूर्ति है वह सबसे फेमस है। और यूनेस्को ने क्या किया था, 1987 ईस्वी में वैश्विक विरासत में इसे शामिल किया था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां पर वर्षा होती है। पहला ऑप्शन है 50 से 150 सेंटीमीटर, दूसरा है 150 से 200 सेंटीमीटर, तीसरा है 700 से 200 और चौथा है 70 से 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है मानसूनी वन, जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक, मानसूनी वन को क्या और भी क्या नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। याद रखेंगे, मानसूनी वन को ही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे ये पाए कहाँ पर जाते हैं, मानसूनी प्रदेश जो होते हैं, ब्राज़ील है, मध्य अमेरिका है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। समझ में आए? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले शुष्क मौसम रहता है, उसके बाद क्या होता है, वर्षा होती है। और यहाँ वर्षा की मात्रा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सागौन है, शीशम है, साल है, बांस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इससे कई क्वेश्चन बनेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक, ये मानसूनी प्रदेशों के नाम थे जहाँ पर ये पाए जाते हैं, ब्राज़ील, मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और इसमें कौन कौन से पौधे होते हैं, शीशम, साल, सागौन, बांस आदि सारे पौधे पाए जाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बी एंग्लोक पठार विस्तार है। कार्बी एंग्लोक पठार विस्तार है। पहला ऑप्शन है तिब्बत का, किसका भाग है ये, तिब्बत का। दूसरा ऑप्शन हिमालय का, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार का, शान पठार का। तो इसका सही आंसर क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का। कार्बी एंग्लोक पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ठीक, समझ में आए? क्या होता है प्रायद्वीपीय पठार का, इसमें क्या होता है, यह जो होता है, नदियां जो होती हैं 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ यह पठार जो होता है, नदियों के मैदान से, मतलब नदियां ही तैयार कर, नदियों के मैदान से जो है 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार जो होता है, ये तिकोने आकार का कटा फटा होता है, कटा फटा भूखंड होता है। कितना होता है, 150 मीटर की ऊंचाई से। उत्तर पश्चिम में क्या होता है, पितली, कटक, और पूरब में क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में क्या है, गिर पहाड़ियाँ हैं, और दक्षिण में इलायची, कार्डमम पहाड़ियाँ जो होती हैं इसकी सीमाएं बनाती हैं। समझ में? और उत्तर पूर्व में सीलांग तथा कार्बी एंग्लोक पठार भी इसी का विस्तार है। समझ में? क्या होता है कि जो नदियां होती हैं 150 मीटर की ऊपर से ऊंचाई से उठा हुआ यह एक प्रायद्वीपीय पठार जो है, यह तिकोने आकार का कटा फटा खंड होता है। उत्तर पश्चिम में इसके पितली है और कटक है, और पूरब में क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में क्या है, गिर पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में क्या है, इलायची की पहाड़ियाँ हैं, और बस हाँ इतनी पहाड़ियाँ इसके जो हैं जो सीमाएं निर्धारित करती हैं चारों की। और उत्तर पूरब में सीलांग है और कार्बी एंग्लोक पठार विस्तार है। समझ में? प्रायद्वीपीय पठार का भाग होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है,
भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पहला है मंत्रिमंडल, दूसरा लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका सही उत्तर क्या है? पंचायती राज संस्थाओं में। भारतीय संविधान में भाग 9 के 9 भाग कौन सा है? भाग 9 और आर्टिकल कौन सा है? 11। आर्टिकल 11 की अनुसूची में आर्टिकल 11 के आर्टिकल 243 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। फिर से आप देख लेंगे थोड़ा सा कि जो भाग है भाग 9 के 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 9 के भाग 11वीं अनुसूची में कौन सा 243 आर्टिकल अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? किसकी समिति में हुई थी? बलवंत राय मेहता समिति में हुई थी। उसकी सिफारिश पर अभी हमने पिछली वीडियो में संडे क्लासेस में अगर आपने किया होगा तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन में है और 74वें में है शहरी राज व्यवस्था। ये चीज याद रखेंगे, 73वें में है पंचायती राज व्यवस्था और 74वें में क्या है? शहरी राज व्यवस्था। तो 243 अनुच्छेद के अंतर्गत भाग 9 के 11वीं अनुसूची में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से 73वीं संविधान संशोधन में किया गया था। इसकी शुरुआत किसने किया था? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया था। अब ये 1959 में किया गया था। कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी इसकी? राजस्थान के नागौर से स्टार्टिंग की गई थी। कहाँ से? राजस्थान के नागौर से स्टार्टिंग की गई थी। ठीक, इसमें क्या था? 243 अनुच्छेद डी में, वो 243 अनुच्छेद डी में क्या था? इसमें क्या था कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जो थी उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और केंद्रीय है और राज्य विधान मंडलों में यहाँ पर महिला आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इससे कई क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे कि कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। उन सभी के बारे में आज आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। ठीक, देख लेते हैं एक बार फिर से। 243 अनुच्छेद में डी में ये दिया गया। ठीक, इसमें क्या गया था? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्थाओं में महिलाओं को 33% की आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में शुरुआत की गई थी। ठीक, भाग 9 के 11वीं अनुसूची के 243 के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन में बलवंत राय मेहता की सिफारिश से किया गया था। समझे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु होना चाहिए? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? सभी को पता होगा 35 वर्ष। क्या होगा? 35 वर्ष। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, थोड़ी सी चर्चा जरूरी है, जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर इस प्रश्न से उठता है तो आप तुरंत उसका आंसर दे दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो देखते हैं, तो भारतीय संविधान का भाग 6 है उसमें अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक, अनुच्छेद 153 से 167 तक जो कार्यपालिका के विषय में उसमें बताया गया है। उसमें बताया गया राज्यपाल जो होगा राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि में कार्य करता है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और 157 158 के अनुसार अनुच्छेद राज्यपाल नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में कई सारी योग्यताएं होती हैं कि वह भारत का नागरिक हो, वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, वह राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य माने जाने वाले किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यह 157 158 अनुच्छेद में दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखते हैं, भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, पंचायत, ये सारी चीज़ें सूची 1 सूची 2 दी गई हैं, तो इसको सुमेलित करिए। भारतीय संघ, ठीक, भारतीय संघ है, तो पहले ऑप्शन से आप करिए या फिर डायरेक्ट आप देखते ए, भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य राज्यपाल, और नगर निगम मेयर, और ग्राम पंचायत सरपंच। ठीक, मान लीजिए आपको नहीं पता, हम मान लीजिए हमको कुछ नहीं इसमें से आ रहा, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, तो आपको पता होगा कि ग्राम पंचायत में क्या होता है? सरपंच होता, प्रधान होता। नगर निगम में सभी को पता मेयर होता है। अब लास्ट में बचा क्या? राज्य का राज्यपाल होगा और भारतीय संघ प्रधानमंत्री हो गया। इसका सही आंसर क्या है? ए। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर 1956 में, केरल 1959 में, बिहार 1958 में, मध्य प्रदेश 1957 में। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है केरल 1959 ईस्वी में। केरल 1959 ईस्वी। ये होता क्या है अनुच्छेद 356? इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार दिया जाता है। समझ में आया? समझ में आया? राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अब राष्ट्रपति शासन लगाता क्यों है? राष्ट्रपति शासन क्यों लगा देता है? जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहे, तो उस राज्य में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अगर वो राज्य सरकार गवर्नमेंट चला नहीं पा रही वहाँ का शासन, तो उसमें वहाँ क्या? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। समझे? ऐसा माना गया है, पहले कभी मतलब माना जाता है कि इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। इसका मामला, ऐसी परिस्थिति तब आती है जब क्या हुआ? जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें होती हैं, तब जब केंद्र में कोई दूसरी सरकार होती है, राज्य में कोई दूसरी सरकार होती है, तब इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो इस अनुच्छेद का प्रथम प्रयोग 1962 ईस्वी में केरल राज्य में किया गया था, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी। केरल की कम्युनिस्ट सरकार जो है बर्खास्त कर दी गई थी, तब इसका प्रयोग किया गया था। बहुत ज़्यादा इसका दुरुपयोग देखने को मिला है, क्योंकि केंद्र में दूसरी होगी, राज्य में दूसरी होगी, तो तुरंत ही केंद्र वाले तुरंत यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। तो केरल में सबसे पहले लगाया गया था, याद रखेंगे क्यों लगाया जाता है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, ये सभी। तो सभी को पता है, इसमें जितने कर हैं सब कर लगाए जाते हैं। सभी कर आपको देना ही पड़ता है, करो या ना करो, देखो या टीवी ना देखो, कुछ करो, कर आपको देना ही देना पड़ेगा। 74वें संविधान संशोधन द्वारा, अभी हमने आपको बताया था कि 73वें में पंचायती राज व्यवस्था, 74वें में शहरी राज व्यवस्था। ठीक, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के मतलब संविधान संशोधन अधिनियम में 1992 के माध्यम से नगरीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। समझ में? इसमें 8 प्रकार से स्थानीय शहरी शासन थे। 8 प्रकार से स्थानीय शासन मतलब शहरी शासन था। समझ में? अब वो 8 प्रकार हैं, कई सारे हैं प्रकार, नगर पालिका है, जो भी है सारा सिस्टम है, वो सारा चीज़ आपको बताने में बहुत ज़्यादा टाइम होगा, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। बस इतना करना है कि 74वें संविधान संशोधन में 1992 कब हुआ था? 1992 के माध्यम से शासन प्रणाली चालू की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? सॉरी, ये रह गया क्वेश्चन। किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? तो पहला है मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश। तो क्या होता है टुंड्रा प्रदेश, जो रेडियर टुंड्रा प्रदेश, सी ऑप्शन टुंड्रा प्रदेश जो होता है, इसका सही आंसर क्या है? टुंड्रा प्रदेश। समझ में आया? तो टुंड्रा प्रदेश होता क्या? टुंड्रा प्रदेश में क्या होता है? निवास करने वाले जितने भी भ्रमणशील जंतु हैं, जितने भी भ्रमणशील जंतु होते हैं, वे एक प्रकार का बायोम है। टुंड्रा प्रदेश जो होता है एक प्रकार का बायोम होता है। बायोम अभी आपको पढ़ाया जाएगा। यह क्या करता है? वर्ष भर सूर्य तप एवं सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है यहाँ पर, तथा पूरे वर्ष निम्न तापमान बना रहता है। यहाँ क्या होती है? वर्षा नगण्य मात्र होती है,
धरती के सतह पर सदैव बर्फ की चादर बिछी रहती है। हालांकि सर्दियां जो होती हैं उसमें रेनडियर टैगा के वनों में भी देखे जाते हैं। समझ में आए? इसमें आपको क्या याद रखना है सिर्फ कि टुंड्रा प्रदेश, किस प्रदेश में रेनडियर पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा यहाँ क्या होता है, अभी बायोम आपको पढ़ाया जाएगा, यह एक प्रकार का बायोम है। यहाँ पर क्या होता है, बायोम में क्या होता है, सूर्य तप और सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है। यहाँ पूरे वर्ष क्या होता है, निम्न तापमान बना रहता है और वर्षा जो होती है नगण्य होती है और धरती की सतह पर सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी रहती है। इसका आप आंसर याद रखेंगे टुंड्रा। अभी बायोम आपको वीडियो में पढ़ाया जाएगा, तब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं? शीतोष्ण घास प्रदेश कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है डाउन्स, कंपास, पंपास, प्रेरीज। तो इसका सही आंसर क्या है? कंपास। का सही आंसर क्या है? कंपास जो होता है वह शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। अब शीतोष्ण घास प्रदेश होता क्या है? का सही आंसर पहले कंपास। क्या होता है? यह 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। कितना? 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्यवर्ती अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ठीक, प्रेरी है, वेल्ड है, पंपास है, डाउन्स है और स्टेपीज है। ये जितने शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश हैं, ये जितने भी हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश हैं, जबकि जो कंपास, सवाना, लानोस, सेल्वास ये जितने हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और बेल्ट, प्रेरीज, पंपास, डाउन्स ये सारे क्या हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और ये क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक, जो ये घास के मैदान होते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तीर्ण है। जो शीतोष्ण घास प्रदेश होते हैं वो 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्यवर्ती होते हैं, याद रखेंगे। ठीक, जो उष्णकटिबंधीय होते हैं वो कितना होते हैं? 10 से 25 डिग्री, याद रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? कंपास। फिर नेक्स्ट है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। पहला है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो जनसंख्या के आधार पर बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया। इसका सही आंसर क्या है? एशिया। ठीक, इसके बाद क्या आता है? अफ्रीका, यूरोप। एशिया के बाद आएगा अफ्रीका, फिर आएगा यूरोप। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में और झारखंड में। तो इसमें क्या है? उत्तराखंड में भी निवास करती है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी निवास करती है। इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड भी हो सकता है और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र भी हो सकता है। समझ में आए? दोनों में यह निवास करती है, दोनों में ही ये निवास करती है। दोनों विकल्प सही होंगे, आपको याद रखना है दोनों। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। थारू जनजाति जो होती है वो दोनों जगह निवास करती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पहला है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पर स्थित है? इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक, छत्तीसगढ़ जो है 10 बार, छत्तीसगढ़ ने 10 बार देश का सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात कारखाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र को। समझ में? इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से वर्ष 1955 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय के समय क्या किया गया था? इसे स्थापित किया गया था और यह भारत कारखाना जो है भारत का पहला इस्पात कारखाना बना था। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? पहला है काइटिन, लीच, यूप्लेक्टेला, इनकस। तो इसका सही आंसर क्या है? यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला जो होता है यह पोरीफेरा फाइलम का जीव होता है, पोरीफेरा संघ का जीव होता है। पोरीफेरा में साइकन है, स्पंजिला है, ये सारे पोरीफेरा के होते हैं जो अचल जीव होते हैं। यह किसी न किसी के आधार से चिपके रहते हैं, न कि अपने हाथ चलते हैं, यह आधार से चिपके रहते हैं। इनके शरीर में क्या होता है? अनेकों छिद्र पाए जाते हैं।
इनके शरीर में नाल उपस्थित होती, नाल प्रणाली उपस्थित होती है, नाल प्रणाली से जुड़े रहते हैं। ये सामान्यतः क्या होते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं और इनको क्या स्पंज भी कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे ये पोरीफेरा संघ का जीव होता है। यह किसी न किसी के आधार से चिपके रहते हैं। इसमें शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली पाई जाती है और ये सामान्यतः समुद्र में रहते हैं। फिर प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन। इसका सही आंसर क्या है, अमीनो अम्ल। प्रोटीन जो होती है अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। फिर है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो आप सभी को पता है प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है और आपने पढ़ा होगा पिछली वीडियो में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। कौन सा अंग है जो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। पहला ऑप्शन रिक्तिकाएं, लवक, सेलुलोज कोशिका भित्ति, तारक काय। तो इसका सही उत्तर है तारक काय। तारक काय क्या सही उत्तर है, तारक काय जो होता है पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम, इंग्लिश आप समझ जाएंगे, सेंट्रोसोम। ठीक, सेंट्रोसोम जो होता है वह पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है। इसकी खोज किसने किया था। तारक काय जो होता है यह पाया आखिर कहाँ जाता है। ये पादप कोशिका में ना पा करके जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में बहुत ज़्यादा इसकी सहायता होती है। इसकी खोज किया था टी बोवेरी ने किया था। ठीक, और ये रिक्तिकाएँ हैं, लवक हैं, सेलुलोज हैं, ये सारी कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाती हैं। ये तीनों पादप कोशिका में पाए जाते हैं और ये अकेला जो है यहाँ पर जंतु कोशिका में पाया जाता है। टी बोबोरी ने इसकी खोज की थी। क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथ क्या है, तुरंत आप डी ऑप्शन देखेंगे, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथ होती है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ जो डायग्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है, जो पित्तरस का निर्माण और श्रावण करती है। आवश्यकता से अधिक शर्करा और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में ही क्या होता रहता है, संचित होता रहता है। जो याद रखेंगे सबसे बड़ी होती है ग्रंथि जो डायग्राम के नीचे उदर गुहा पर स्थित होती है। यह पित्तरस का निर्माण और श्रावण करती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। गौरैया, मोर, सारस, क्रेन, तोता। कौन सा राज्य पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, सारस क्रेन। याद रखेंगे सारस क्रेन है, अथवा इसे क्या कहते हैं, क्रॉच। और नाम याद है, क्रॉच पक्षी इसे कहा जाता है। ठीक, और राज्य का पशु क्या है, बारहसिंगा है, स्वैम्प डियर जिसे बोलते हैं। और राज्य वृक्ष क्या है, अशोक है। राज्य पुष्प क्या है, पलाश है। और राज्य की भाषा हिंदी एवं उर्दू है। तो इससे कई क्वेश्चन आपको, पक्षी क्या है, सारस क्रेन, क्रॉच पक्षी। पशु क्या है, बारहसिंगा, स्वैम्प डियर जिसे बोलते हैं। राज्य वृक्ष क्या है, अशोक है। राज्य पुष्प क्या है, पलाश है। और राज्य की भाषा क्या है, हिंदी एवं उर्दू। समझ में आया। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने हर बहुविकल्पी क्वेश्चन को, हर प्रकार के चारों ऑप्शन का अच्छी तरीके से, सभी ऑप्शन का अच्छी तरीके से विस्तार से आपको बताने की कोशिश की है। कहीं भी कोई भी त्रुटि, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अगर नज़र आ रही तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब अगली संडे क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद।